नमस्कार। चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। बम्पर मतदान हो रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और अब चौथा चरण। बीजेपी का डाउनफॉल रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? पहले चरण से जो बीजेपी का बेड़ा गर्क हुआ वो चौथे चरण तक क्यों दिखाई दे रहा है? बीजेपी की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? अभी तक तो सबसे बड़ा सवाल था कि बीजेपी के 400 पार के नारे का क्या होगा, और अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी बहुमत को भी छू पाएगी या नहीं, मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे भी या नहीं। चलिए, और ये चौथा चरण क्या कुछ कह रहा है, सबसे बड़ी बात की वोटिंग क्या कह रही है चौथे चरण की, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये चौथे चरण की वोटिंग क्या संदेश लेकर के आई है? बीजेपी का डाउनफॉल कुछ रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जी प्रज्ञा जी, क्या संकेत लेकर आई है? इसके संकेत तो आपने अपने इंट्रो में ही दे दिए हैं कि क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं नरेंद्र मोदी, बीजेपी का क्या होगा। मुझे लग रहा है कि जो पहले दूसरे तीसरे चरण में लोगों का मानस था, मतदाता जो मन बनाए था, चौथे चरण की आज की इस वोटिंग में वही कुछ दिखाई दे रहा है। वो टेम्पो बना हुआ है पहले दूसरे तीसरे चरण वाला ही। मैं उस टेम्पो का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिस टेम्पो में काला धन अडानी अंबानी राहुल गांधी के पास भिजवाते हैं और मोदी जी जानते हुए भी नहीं रोकते हैं। मैं उस टेम्पो की बात कर रहा हूँ, किसी घटना, किसी कामकाज की जो गति बनी रहती है उसको लेकर। तो जो रुझान, जो मानसिकता मतदाता की पहले चरण में थी वो बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि उस मानसिकता को, उस टेम्पो को तोड़ने के लिए या बदलने के लिए मोदी जी और बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि मतदाता उनकी तरफ लौटता। इसके उलट हुआ यह है कि उन्होंने जितने भी दांव आजमाए हैं, तीसरे चरण से आज चौथे चरण के मतदान तक अगर हम देखें, इस दरमियान जो कुछ हुआ उसमें मोदी जी के बयानों को ही आईना मानकर चलें तो उस आईने में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके बयान ये बता रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण के बीच में भी वे कोई नया एजेंडा जनता के सामने नहीं रख सके, कोई नैरेटिव नहीं बना सके। और ये पूरा चुनाव प्रज्ञा जी, 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास में इस रूप में दर्ज होगा। परिणाम जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन इस रूप में जरूर दर्ज होगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुद्दा विहीन रहे पूरे चुनाव में। हर बार, हर चरण में, हर दूसरे दिन कोई नई बात लेकर आते रहे, पर वो उस नई बात पर भी वे 3 दिन नहीं टिक पाए। शुरू के 1 महीने तो कांग्रेस का ही प्रचार करते रहे। थैंक यू वेरी मच मोदी कहना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जित उस मैनिफेस्टो पर जितना समय मोदी जी ने जाया किया उतना तो खुद कांग्रेस ने बर्बाद नहीं और अब तो किया अमित शाह होगा। पीओके पर भी आ गए हैं उसके बड़ी देर बाद। उनको पीओके याद आ गया है कि भाई पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे, हम एटम बम से डरते नहीं है। बिल्कुल प्रज्ञा जी, हर चुनाव से पहले उन्हें याद आता है। अमित शाह से पहले राजनाथ सिंह को भी याद आया था। और वे ये हास्यास्पद बात कह रहे हैं कि कांग्रेस परमाणु बम के डर के कारण पीओके की बात नहीं करती है, जबकि परमाणु बम के बारे में न तो अमित शाह जानते हैं कि न राजनाथ सिंह जानते हैं कि परमाणु बम एक दूसरे पर चलाने के लिए नहीं होते। ये वेपन ऑफ डिटरेंस के रूप में जाने जाते हैं। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूँ प्रज्ञा जी, बड़ी विनम्रता से बता दूं, मेरा डॉक्टरेट, मेरी पीएचडी भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर ही है। तो हमारे एटम बम एक दूसरे पर पटकने के लिए नहीं है, शक्ति संतुलन के लिए है। कांग्रेस डरती नहीं है। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने पहले परमाणु परीक्षण किए थे भारत में, इंदिरा गांधी के समय में। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उसके कई सालों बाद किए हैं। तो वे अब इन मुद्दों को लेकर इसलिए आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान नहीं चला तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम पर ही राग अलाप लो कि हमारे एजेंडे में होगा। भाई 10 साल से क्या किया आपने? अगर आपको पाक अधिकृत कश्मीर को अपने देश में शामिल करना था तो 10 साल में किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे राजनाथ सिंह और अमित शाह जी? ये उसी मुद्दा विहीनता का परिचायक है जिसका जिक्र मैंने किया लेकिन कि सर, वे ऐसा चुनाव में मुद्दों ऐसा को दिखाई दे रहा पकड़ है नहीं। क्योंकि देखिए, तीसरे तीसरे जी चरण के पहले नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान वाली पिच पर आ गए। अब चौथा चरण आ गया है, चौथे बिल्कुल। चरण की वोटिंग चल रही है और हम देख रहे हैं अमित शाह पीओके की बात कर रहे हैं। बड़ी देर से अपनी हार का एहसास हुआ, मुझे लग रहा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। देखिए, शुरू के 3 चरणों तक तो हो सकता है वे इस गलतफहमी में रहे हों। उनके काडर ने, उनकी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, उन्होंने खबर दी हो कि ये तो सब उल्टा चश्मा का फैलाया हुआ राग है। प्रज्ञा जी और डॉक्टर राकेश पाठक कहते रहते हैं बहुत बढ़िया मतदान हुआ है।
लेकिन अंत में हो सकता है उन्हें कुछ पुख्ता जानकारियां मिली हो कि नहीं, मतदान हमारे पक्ष में नहीं हुआ है और चौथे चरण से पहले कुछ करना होगा, तो फिर वे पाक अधिकृत कश्मीर ले आए। इससे पहले, इस चौथे चरण से पहले ही तो वे टेम्पो और काला धन लेकर आए। बिल्कुल। आप सोचिए, 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं, वो भी बूमरैंग हो गया। आप देखिए ना, उल्टे बांस बरेली लग गए। सहज रूप में उनके अपने भक्त भी, उनके समर्थक भी पूछ रहे हैं कि अगर अडानी अंबानी के पास काला धन है, टेम्पो से भेजते हैं, तो 2 सिपाही लेकर, डंडे लेकर भी रोका जा सकता है। उसके लिए किसी सेना की जरूरत तो है नहीं। और आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश के एग्जीक्यूटिव हेड, सारी एजेंसियां आपके बात आते हैं, तो आप रोक क्यों नहीं रहे राहुल गांधी के पास काला धन जाने से? राहुल गांधी को भी समन करिए, उनको भी बुला लीजिए, उनको भी थाने में बिठा दीजिए कि काला धन ले रहे हैं आप, जो दे रहा है उसे और जो ले रहा है उनको, सबको बंद करिए तिहाड़ में। वो भी बूमरैंग कर गया। अब इसको लेकर आए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है प्रज्ञा जी, आज चौथे चरण के बाद, आज शाम को हम लोग जो बात कर रहे हैं, उन्हें भी आज के बाद सूचनाएं रात तक मिल जाएंगी कि क्या हुआ आज मतदान में। तो अभी 3 चरण और बाकी हैं। फिर क्या करेंगे मोदी जी? क्या चंद्रमा पर चढ़ाई का आह्वान करेंगे? क्या अपने मतदाताओं से कहेंगे कि हम तो चंद्रमा को भी अपने भारत के भूगोल में शामिल करने वाले हैं? ये असली हताशा है। ये इसलिए भी है कि जिन क्षेत्रों में 2019 के चुनाव में, हम थोड़ा सा राज्यवार भी अभी बात करेंगे, तो जिन सीटों पर आज मतदान हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में पूर्ण जीत के साथ थी। उत्तर प्रदेश में आज 13 सीटों पर मतदान हुआ, पूरी 13 बीजेपी के पास थी। लेकिन आज तो चुनौती है ना, आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यानी सपा और कांग्रेस का गठबंधन, वो जो जुगल जोड़ी घूम रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उन लोगों ने चुनाव प्रचार किया है, तो क्या पूरी 13 सीटें बीजेपी आज जीतने की स्थिति में होगी? आज की इन 13 में से कन्नौज और मैनपुरी ही खतरे में है उनके लिए। हाँ, कन्नौज की अगर हम बात करें राकेश पाठक सर, तो कन्नौज में जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए और वो जो जन सैलाब देखा लोगों ने, जो जोश, एक तरीके से जो जान फूंक दी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने के बाद, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की हम चाहे बात कर ले, चाहे युवाओं की बात कर ले, वो बड़ा संदेश लेकर के आया कि इस बार जो है वाकई बदलाव लोग देखने लगे हैं अपनी आंखों से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक मिलकर हम देख रहे हैं, इंडिया एकदम यूनाइट होकर के पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितना भारी पड़ने वाला है बीजेपी के ऊपर? देखिए, जब ये इंडिया अलायंस बन रहा था, जब वो उस प्रसव पीड़ा में से गुजर रहा था, तब हमारा आपको भी लग रहा था पता नहीं ये गठबंधन बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। हाँ, अभी तो इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर ही कलह हो गई थी। नीतीश कुमार बनना चाहते थे, फिर वे बाहर हो गए। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और सच में कई लोग सुयोग्य हैं, प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। कम से कम आज के प्रधानमंत्री से तो ज्यादा पढ़े लिखे और योग्य लोग हैं, जिनकी डिग्री पर भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, इन सब लोगों ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, वो देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। वैसे तो सभी जगह, जैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने उनका साथ दिया, कांग्रेस नेता सबसे पहले उनके घर पहुंचे, संदीप दीक्षित, अजय माकन वगैरह। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में क्या हो रहा है? आपने एक सभा का जिक्र किया, एक और बारीक बात बताता हूं। आज की तारीख में आप देख लीजिए, कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर अखिलेश यादव के भाषण जारी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर राहुल गांधी के भाषण चल रहे हैं, उनकी सभाएं लाइव दिखाई जा रही हैं। तो ये जो अन्योन्याश्रित संबंध दोनों में उपजा है, विकसित हुआ एक दूसरे पर निर्भरता का और एक दूसरे पर भरोसे का। अखिलेश यादव ने शुरू में कह दिया था मैं अमेठी जाऊंगा, रायबरेली जाऊंगा, राहुल गांधी कन्नौज हो आए। तो एकता का जो संदेश वोटर तक जाना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रज्ञा जी, उनके अपने काडर तक, कार्यकर्ताओं तक। मैं हमेशा कहता आया हूं, आज मैं फिर कह रहा हूं, आमतौर पर बड़े नेता एक हो जाते हैं, पार्टियों का गठबंधन हो जाता है, लेकिन वोट ट्रांसफर होने के लिए जिस कार्यकर्ता की जरूरत होती है, वो कार्यकर्ता भरोसा नहीं करता। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों का जो काडर है, उनके जो कार्यकर्ता हैं,
सेकंड थर्ड लाइन के जो लीडर्स हैं उनके बीच भी आपस में एक विश्वास पैदा हुआ है। आप आगरा की रैली याद कर लीजिए, राहुल गांधी से ज्यादा कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी के झंडे थे। जहां समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं वहां कांग्रेस के झंडे उनसे भी ज्यादा होते हैं। यानी समर्थन एक दूसरे को देने के लिए, पूरे भरोसे को कायम रखने के लिए साथ दे रहे हैं और वो संदेश अब वोटर तक जा रहा है। अब असली परीक्षा ये है कि कार्यकर्ता जो है, जो काडर है, क्या वो वोट ट्रांसफर करा पाता है। अगर यूपी में सपा के वोटर को कांग्रेस प्रत्याशियों ने वोट दिया, वोटर ने कांग्रेस के वोटर ने सपा के प्रत्याशियों को वोट दिया, तो कुछ चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं और काफी चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, अभी ऐसा लगता है। यही हाल, हम थोड़ा सा और आगे निकला तो हाँ हाँ, आज चौथे चरण के बाद सर 280 सीटों पर हो जाएगा मतदान, बिल्कुल मामला निपट जाएगा। अब ये चौथा चरण ही बहुत बड़ा निर्णायक साबित होने वाला है राकेश पाठक सर। इसीलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अब राहुल गांधी भी बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं बनने वाले हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि इसे साइकोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध। चुनाव में भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि जो विपक्षी है, जो विरोधी है, उसका मनोबल तोड़ा जाए। यही काम अरविंद केजरीवाल ने कल कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद जिस तरह की बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नरेंद्र मोदी बन भी जाएंगे तो आने वाले समय में अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, क्या उनकी गारंटी अमित शाह पूरी करेंगे, योगी आदित्यनाथ 2 महीने बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें, मैं इसको ऐसा मानता हूँ, ये दांव पेच है राजनीति के। ये अपने मतदाताओं और अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टियों के भीतर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए संदेश दिया जाता है कि यार राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 400 नहीं आएंगे, 240 सीटें रह जाएंगी। केजरीवाल ने 240 कह दी, राहुल गांधी तो 180 पे ही ठनते हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है इस दबाव में भी मोदी, शाह और बीजेपी पूरी तरह से आ गए हैं। उनका 400 पार का नारा सफाई देते हुए फिर रहे हैं सर। पहली बार देखने को ऐसा मिला है कि विपक्ष की पिच पर बीजेपी उतर कर आ गई, और खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह विपक्ष की पिच पर आ गए हैं, सफाई दे रहे हैं हर जगह पर। बिल्कुल, हर बार आ रहे हैं। देखिए, 400 पार का नारा उन्होंने चुनाव के शुरू में दिया था। अब आप याद करके बता दीजिए कितने दिन से किस बीजेपी नेता ने 400 पार की बात की है? कोई नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे हैं। वो तो भैंस की बात कर रहे हैं, वो तो टेम्पो की बात कर रहे हैं, और उन सारे मामलों में वे कांग्रेस के ट्रैप में फंस रहे हैं। वो जो जाल बिछाया है कांग्रेस ने, आप देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस तो मोदी जी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मोदी जब झूठ बोलते हैं उसका उत्तर दे देती है कांग्रेस। अडानी अंबानी का नाम लेने का अर्थ ही ये है कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। और अब हमेशा कह रहे हैं कि 75 साल वाला तो कोई हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है। उनके ऐसा कहते ही खुद अमित शाह और उनके सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन, अध्यक्ष, मुखिया माननीय अमित मालवीय के ट्वीट भी सामने आ गए हैं। वो तारीख देख लीजिए, ट्वीट हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि जिस वक्त 75 साल का नियम लागू करके लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, ऐसे बड़े बड़े, सुमित्रा महाजन, ऐसे दिग्गजों को जब घर बिठाया गया था तब तर्क दिया गया था कि 75 साल का नियम बन गया। अमित शाह के ट्वीट हैं, उनके भाषण है, अमित मालवीय के ट्वीट है, स्वागत कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा नियम है, किसी पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ हमारी पार्टी ऐसा कर दिखा रही है। और बीजेपी, उनका समर्थक आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसके कसीदे काटती थी, देखिए मोदी जी ने कैसा नियम लागू कर दिया। लेकिन जब खुद पर आई, जब अपने सिर पर आई, तो कह रहे हैं ऐसा कोई नियम हमारी पार्टी में नहीं है। और अब तो अमित शाह कह रहे हैं कि 2029 के आगे भी मोदी जी ही नेतृत्व करेंगे देश का। ईश्वर करे वे शतायु हों, ईश्वर करे वे 1000 साल तक जिए, लेकिन क्या सचमुच में ये संभव है? सच्चाई है कि उनकी अपनी पार्टी में बगावत हो जाएगी प्रज्ञा जी 4 जून को। अगर बहुमत के आंकड़े के से थोड़ा भी दूर रह गए तो मोदी शाह के खिलाफ बीजेपी में एक पूरा ग्रुप बन चुका है, गुट है, जो उठ खड़ा होगा इनकी रीति नीति के खिलाफ। जी।
सर किस तरीके से बगावत हो जाएगी? मतलब ये सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बहुमत भी नहीं छू पाई बीजेपी तो फिर क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? अपना सपना पूरा कर पाएंगे? जिन्हें कुर्सी से इतना ज्यादा प्यार है वो कुर्सी को कैसे छोड़ेंगे? देखिए, सीधी बगावत जैसे कांग्रेस में होती रही है, कांग्रेस टूटती रही है, अनेक बार कांग्रेस टूटी है। यद्यपि ऐसा नहीं कि बीजेपी में बगावत नहीं हुई है। शंकर सिंह वाघेला, उमा भारती, कल्याण सिंह, कितने नेता हैं और एक जो नई बीजेपी बगावत तो छोड़कर। केजरीवाल ने छेड़ दी है। सूत्र बता रहे हैं कि रणनीतियां बनने लग गई हैं उत्तर प्रदेश से भी। तो वही वही मैं उसी पर आने वाला था। तो क्या ऐसी बगावत 4 जून के बाद नहीं हो सकती कि योगी आदित्यनाथ खुद को खतरे में पाकर मोर्चा खड़ा कर दें? और वे पहले करके दिखा चुके हैं। आपको याद होगा, जब पहली बार बहुमत बीजेपी को पिछले बार मिला था, जयंत सिन्हा जी ने तो शेरवानी सिलवा ली थी, कुर्ता पजामे पे कलफ लगवा लिया था, काशी विश्वनाथ में दर्शन कराए थे कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन उनका क्या हुआ? मनोज सिन्हा, क्षमा कीजिए, जयंत सिन्हा नहीं, मनोज मनोज सिन्हा सिन्हा जो कश्मीर के इस वक्त उपराज्यपाल हैं। जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तेवर दिखाए, अपनी बागी तौर तरीकों से, अपने बागी तेवरों से वे मुख्यमंत्री बने। सबको मालूम है उस वक्त कैसे मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या वे अब वैसे ही तेवर नहीं दिखाएंगे? क्या बीजेपी में इस तरह के हाशिए पर पहुंचे लोगों की संख्या कम है? वसुंधरा राजे कब तक बैठी रहेंगी खामोश? वरुण गांधी, मेनका गांधी, शिवराज सिंह चौहान, यद्यपि शिवराज सिंह चौहान से किसी बड़ी बगावत की उम्मीद नहीं करते, उनमें उस तरह का साहस या दुस्साहस नहीं है जो मोदी शाह के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन इसके बावजूद अगर बहुमत कम आया 4 जून को, संख्या कम रही, और मान लीजिए एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनने लायक बहुमत जुटाना पड़ा इधर उधर से, तो भी बाकी के दल हो सकता है मोदी के नाम पर तैयार नहीं हो। एक नाम हमसे छूट रहा है, नितिन गडकरी। वे संघ की पसंद भी आरएसएस होंगे, के पहली पसंद और दूसरे योगी आदित्यनाथ। हाँ, लेकिन मोदी जी के तो अमित शाह ही संघ हैं, की तो पसंद किसकी होंगे, चलेगी? मोदी जी के अमित शाह हैं। लेकिन उस वक्त इस बात पर निर्णय होगा कि कौन दूसरे ऐसे दल हैं जो अदर देन मोदी, मोदी के अलावा किसके नाम पर सहमत होते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी के जो और छोटे छोटे दल हैं, वे शायद योगी के आदित्यनाथ के नाम पर भी तैयार ना हो। वे नितिन गडकरी के नाम पर तैयार हो सकते हैं। एक सदाशही छवि है, कट्टरपंथी छवि नहीं है नितिन गडकरी की, अच्छे प्रशासक की छवि है, कोई उनकी बुलडोजर इमेज नहीं है। तो ये सारी चुनौतियां 4 जून को सामने आ सकती हैं, बशर्ते खुद बीजेपी को अकेले अपने दम पर 272 सीटें नहीं मिले तब। अगर तो क्या 270 लग क्या 72 रहा है सीटें, सर? क्या देखिए कह रहा अभी है ये की चौथा स्थिति, चरण? अभी की तो स्थिति ये लग रही है, आज चौथे चरण के बाद हम जो बड़े राज्य हैं जिनमें पिछली बार उन्हें बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश है, आज महाराष्ट्र की सीटों पर भी मतदान हुआ है, मध्य प्रदेश की सीटें हैं, तो कुल मिलाकर जहां पिछली बार रिकॉर्ड जीत के साथ बीजेपी आगे आई थी, वैसी रिकॉर्ड जीत तो इस बार नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर चुके हैं। महाराष्ट्र में 2019 से अब तक बहुत पानी बह चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2 पार्टियां तोड़ डाली हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों को तोड़ने का संदेश महाराष्ट्र में तो कोई बहुत अच्छा गया नहीं है। महाराष्ट्र के जो आम लोग हैं, आम कार्यकर्ता हैं इन दलों का, यहाँ तक कि बीजेपी का भी जो आम कार्यकर्ता है, वो भी इस बात को जानता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों को तोड़कर मोदी शाह ने अच्छा नहीं किया। कई और ऐसी घटनाएं हुई हैं इस पूरे दरमियान, जैसे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चला है बड़ा पिछले दिनों में। जरांगे पाटिल एक नेता हैं जालना के, उन्होंने बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च निकाला था, जालना से लेकर औरंगाबाद से लेकर, लाखों लोग उसमें शामिल थे। तो जो मराठा वोट बैंक है, वैसे भी मराठा नेताओं में मराठा छत्रप शरद पवार सबसे बड़े माने जाते हैं। तो मराठा आरक्षण को लेकर जो जरांगे पाटिल का आंदोलन था, उसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। जैसे जालना संसदीय सीट पर राव साहब दानवे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लगातार 5 बार से जीत रहे हैं, 25-30 साल से लगातार सांसद हैं, मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। लेकिन इस बार इस मराठा आंदोलन की आंच से वे झुलसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के मतदान की भी जो सूचनाएं हैं महाराष्ट्र में, जितनी सीटें हैं वहां पर शिवसेना और शरद पवार
और कांग्रेस, जो महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी वहां पर कहा जाता है, उसको जी। लोगों ने थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टि से देखा है। तो मैं आगे ये मानकर चल रहा हूं कि अगले 3 चरण जो बचे हैं, यद्यपि मेरे ख्याल से संख्या आप एक बार फिर चेक कर लीजिए, आज शायद 294 या 97 सीटों का मतदान संपन्न हो चुका है। 280-84 नहीं, शायद 97-98 हो गई। 300 कुल तीन सौ मिलाकर अस्सी एक सीटें पूरी बहुत, हो जाएंगी। हाँ सॉरी, आप शुरू में 280 कह गए थे, 380 हो जाएंगे जी। तो इस 380। संख्या के बाद अब बची हुई जमीन को बचाना अगले 3 चरणों में बहुत कठिन होगा, क्योंकि अब असली लड़ाई देखिए बनारस पर है, या खुद प्रधानमंत्री की सीट है। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं है, हम जानते हैं। अमेठी रायबरेली है, गांधी परिवार के सामने चुनौती है, स्वाभाविक है पूरी ताकत बीजेपी लगाएगी। सर जैसे एक जैसे मिनट सर, मैं आपको इस रोक वक्त रही हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि मोदी को कोई खतरा नहीं, तो मुझे एक बात याद आई कि कोई खतरा नहीं है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो जो निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं आम लोग, जो कि हमारा संविधान खुद अधिकार देता है कि आम आदमी चुनाव लड़ सकता है भाई, तो जो निर्दलीय आम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो उनको पर्चा खरीदने तक नहीं दिया जा रहा है, डीएम भगा दे रहे हैं लोगों देखिए, को। तो इस तरह की मैंने कल इंटरव्यू लिया है सर कुछ लोगों का, जैसे कुछ जी, पत्रकार ही हैं, श्याम रंगीला, वो भी, हाँ श्याम रंगीला हो गए, ब्रिजभूषण मार्कंडे हो गए, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इस बार। तो पर्चा ही नहीं खरीदने दिया गया, भरना तो बहुत दूर की बात है सर। तो अगर खतरा नहीं है तो ये क्या है? ये 2-4-10 अगर ये निर्दलीय लोग लड़ जाएंगे तो मोदी के लिए नुकसान क्या है? यही तो असली बात है, यही तो ये इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर है। अहमदाबाद में उन अमित शाह को कौन सा बड़ा खतरा होगा, और किन से होगा? ठीक है, कांग्रेस का प्रत्याशी से मुकाबला हो सकता है, छोटे छोटे निर्दलीय प्रत्याशियों के आपने पर्चे वापस करवा दिए धमका धमका कर। वो एक वीडियो वायरल हुआ तो रोते हुए एक हाँ बिल्कुल। निर्दलीय का। बनारस में श्याम रंगीला अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो मोदी जी को क्या खतरा है? क्यों फॉर्म नहीं लेने दे रहे, उन्हें पर्चा नहीं लेने दे रहे? जो नियम कहीं लागू बिल्कुल। नहीं होता, बनारस का कलेक्टर कह रहा है कि पहले हमको प्रस्तावों के नाम बताइए, ये कहीं नियम में नहीं है। हमें 35 साल हो गए चुनाव ऐसे देखते देखते कवर करते हुए, लेकिन ये इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि वे भीतर से डरे हुए हैं, उन्हें चींटी से भी कॉन्फिडेंस डर बहुत लग रहा लूज है। है सर, कंधे झुक कॉन्फिडेंस गए बहुत, हैं मोदी के। बिल्कुल मोदी जी कंधे, उनका उनका कॉन्फिडेंस लूज है। ये तो उनके भाषणों में, उनकी भाषा शैली में, उनकी संवाद अदायगी में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, हर चीज में दिखाई दे रहा है कि उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है। और निश्चित तौर पर हम और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वे नहीं जानते होंगे, हमारी गलतफहमी है। वे जानते हैं, जमीनी हकीकत उन तक पहुंच रही होगी। कोई ना कोई तो एक आध साहसी अधिकारी होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई अधिकारी कर्मचारी तो होगा जो फाइल रख रहा होगा कि हुजूर आला आपके खिलाफ जनता में आक्रोश है, सत्ता विरोधी रुझान है, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। ये बातें उन तक जा रही होंगी, इसीलिए वे कुछ भी कर गुजर रहे हैं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि बनारस का कलेक्टर अपनी मर्जी से ये सब कर रहा होगा। उसे कहीं ना कहीं पीएमओ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश निर्देश होंगे। चुनाव आयोग से। ऐसा तो प्रज्ञा जी आपातकाल के बाद हुए चुनाव में भी नहीं हुआ था। ज्यादातर लोगों को जेल से छोड़ दिया गया था, लोग चुनाव लड़े थे। इंदिरा गांधी रायबरेली में हार गई थी राजनारायण के हाथों। क्या वे उस वक्त नामांकन निरस्त नहीं करा सकती थी? उस समय तो आपातकाल तुरंत तुरंत खत्म हुआ था। सत्ता उनके हाथ में तब भी इतनी तो थी ही। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सर राहुल गांधी ने इससे पहले तीसरे चरण तक तो बोला कि 180 सीटें भाजपा ले आए तो बहुत बड़ी बात है। आप 150 पर आ गए हैं, वो उसमें भी नीचे आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या वाकई बीजेपी इतने बुरे दौर से गुजर रही है, ये चौथा दौर आते आते? मुझे लगता है थोड़ा सा राहुल गांधी इस वक्त अति आत्मविश्वास का शिकार है। उन्हें बचना चाहिए। अगर मेरे जैसा कोई सलाहकार हो तो उनसे कहेगा कि आप इतना मत कहिए, जितना कह दिया उतना बहुत है। क्योंकि आपको याद होगा नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी इतने ही कॉन्फिडेंट थे। मध्य प्रदेश में तो हम लोगों के सामने वे कहकर गए थे 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है, 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें जनता और मतदाता के हाथ में भी तो छोड़िए। अगर आपके पास ये सूचना है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी चुनाव हार रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखें। एक बार जितना कह दिया बहुत है, बार बार उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि केजरीवाल ने भी कल यही कह दिया है
और हो सकता है ये लोग बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टियों के लोग हैं, इन्हें इनके कार्यकर्ताओं ने बताया होगा कि मोदी को नहीं मिल रही 150 सीटें। लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम नहीं है कि हम ये दावा करें। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि 272 नहीं आएंगी मोदी की सीटें। हाँ, लग ऐसा रहा है कि देश के भीतर ब्रांड नरेंद्र मोदी का जो भौकाल था वो खत्म हो गया, उनकी जो ब्रांड इमेज थी वो खत्म हो गई। अगर जनता ये सोचकर वोट देने निकले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, मोदी जी तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उल्टा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इमेज में आज भी बहुत बड़ा फर्क है। अमित शाह विधिवत तड़ी पार रहे हैं, सब जानते हैं, उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप रहे हैं। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये तो न्यायालयीन आदेश से तड़ी पार की कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ। ठीक है, बाद में वे अदालतों से सभी मामलों में बरी हो चुके हैं, दोष मुक्त हो चुके हैं। लेकिन उनकी इमेज में और नरेंद्र मोदी की इमेज में बहुत बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए 2014 से पहले जिस तरह से कोशिशें की थी, जिस तरह से वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने उनकी लेजर इमेज बनाई थी, हर तरह की किस्से कहानियां, नरेंद्र मोदी का बचपन, उनकी बाल जीवन की कहानियां, मगरमच्छ को कंधे पर ले आना, ये सब चीजें अमित शाह के साथ नहीं जुड़ी हैं। तीसरी और अंतिम बात यह है कि कार्यकर्ताओं के बीच भी और आम वोटर के बीच भी जो इमेज नरेंद्र मोदी की अब तक रही है, अमित शाह उसके आसपास भी कहीं नहीं ठहरते। इसके उलट अमित शाह की इमेज बीजेपी के लिए घातक साबित होगी। अगर केजरीवाल का दिया गया ये संदेश, ये ब्रह्मास्त्र जैसा चला दिया केजरीवाल ने, जिसकी मार बहुत दूर तक होगी, इसलिए कल से अब तक खंडन करने में ही लगी है पूरी बीजेपी। यानी केजरीवाल के नैरेटिव में फंस गई है, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि इस बार पूरी बीजेपी विपक्ष के जाल में फंस रही है, हर दिन नए जाल में फंस जाती है। केजरीवाल तो कहकर फ्री हो गए, अब बीजेपी का पूरा आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अमित मालवीय, अमित शाह, सुधांशु त्रिवेदी, सबके सब इसको इसका राग अलापने लगे हैं कि मोदी जी ही 2029, 2039, 2049 और सन इसके आगे का जो भी शताब्दी होती है वहां भी मोदी जी रहेंगे। ये खंडन करने का जो काम वे कर रहे हैं, यही ये बता रहा है कि वे जानते हैं कि मोदी के बजाय अमित शाह के नाम का अगर संदेश चला गया जनता के बीच में, तो जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसका असर भी है क्या चौथे चरण में? क्या कुछ दिखेगा इसका असर भी? देखिए, अभी तो आज चूंकि मतदान हुआ है और केजरीवाल ने कल ही कहा, तो समय कम मिला है। लेकिन हाँ, एन वक्त पर देखा जाए तो एकदम गर्म लोहे पर चोट की है अरविंद केजरीवाल ने। एकदम कम होता वोटिंग प्रतिशत क्या कह रहा है सर? कम होता वोटिंग प्रतिशत क्या संदेश दिला रहा है? देखिए, कम होता वोटिंग प्रतिशत तो सचमुच अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा बताता है कि लोगों के बीच में, लोगों के मन में हमारे नेताओं, हमारी राजनीतिक पार्टियों और पूरे राजनीतिक तंत्र के प्रति आस्था कम हुई है, लोगों का भरोसा टूटा ये किसके लिए नुकसान है सर? किसके लिए? देखिए, ये हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह। मैं पार्टियों की बात नहीं करूंगा। मुझे नहीं मालूम कि राजगढ़ में अगर 82% मतदान हुआ है तो दिग्विजय सिंह के पक्ष में ही है या खिलाफ है। हाँ, लगता है कि वे चूंकि आखिरी चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे तो उनके पक्ष में हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि आज नोटा पर कितने लोगों ने वोट दिया है इंदौर में। लेकिन मतदान प्रतिशत कम होने का अर्थ यह है कि लोग अब थक गए। सबसे ज्यादा लोग व्यथित हैं दल बदल से, राजनीतिक लोगों की सिद्धांतहीनता से। राधिका खेड़ा कल तक कह रही थी कि राम मंदिर जाने से कांग्रेस ने किसी को नहीं रोका और कोई ऐतराज नहीं है। पार्टी छोड़ने के बाद कह रही है कि पार्टी तो मैं राम मंदिर में चली गई दर्शन करने अयोध्या, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो सिद्धांतहीनता है, गौरव वल्लभ कल तक कुछ कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, इसको लेकर समाज का, लोगों का मोह भंग हो गया। लोगों को लगने लगा है सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, किसको अच्छा समझें किसको बुरा समझें, सब एक से है। इसलिए अब लोग वोट डालने नहीं जाना चाहते। पर ये बुरी बात है। हम तो उल्टा चश्मा और प्रज्ञा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, 3 चरण और बाकी हैं। वोट जरूर डालें, जिसको आपको वोट डालना हो डालिए, लेकिन मतदान आवश्यक है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। आपका सार क्या है सर? सार क्या देंगे इस चौथे चरण? देखिए, अगर हम सार की बात करें तो सार तो यही है कि मोदी की राह कठिन होती जा रही है। इस चौथे चरण के बाद अगर इन 4 चरणों में हुए गड्ढे को भरने के लिए बीजेपी और मोदी ने अगले 3 चरण में यथेष्ट प्रयास नहीं किए और
बिल्कुल ऐसे प्रयास करने होंगे जिनका नकारात्मक प्रभाव न हो। अब तक वे जो कुछ करते आए हैं, इसकी रिपेयरिंग के लिए, इन गड्ढों को भरने के लिए, उनका नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। पिछले चारों चरण इस बात का प्रमाण है। तो अब उनके पास गुंजाइश कम बची है, सीटें कम बची हैं। उनके प्रभाव क्षेत्र की कितनी है, अगले 3 चरणों में जब हम फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे। तो इतना बड़ा गड्ढा जो 4 चरण में हो गया, उसे भरने के लिए सिर्फ 3 चरण काफ़ी अब नहीं होंगे, और इसके आगे तो कोई चरण है नहीं। एक एक जी, म चलिए। 1 जून को आखिरी मतदान है, तो मुझे नहीं लगता इस गड्ढे को भी भर पाएँगे। मेरी सार की बात ये है, हुँ। आज के मतदान के बाद बीजेपी के लिए गड्ढा और गहरा और चौड़ा होता जा रहा है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश पाठक सर, आपने समय दिया और तमाम दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये चरण बहुत ही निर्णायक चरण साबित होता भाजपा के लिए, लेकिन इस बार ये संकेत साफ नहीं दिख रहे हैं कि इस बार भी ये 400 पार का नारा उसका क्या होगा और साथ साफ तौर पर बीजेपी बहुमत को छू पाएगी कि नहीं छू पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पर पैदा हो गया है। और जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने पैदा कर दिया कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी या फिर नहीं बन पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज चौथे चरण के वोटिंग पर बात कर रहे थे कि आखिर ये क्या कुछ कह रही है। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।